नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। पिछले लेक्चर में हमने संसदीय कार्यवाही के बारे में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं संसदीय समितियों के बारे में। देखो, संसद जो है अपने को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ समितियों का गठन करती है। उसमें कुछ समितियाँ स्थायी होती हैं और कुछ अस्थायी होती हैं। अस्थायी समितियाँ जिनका काम खत्म होने के बाद उनको समाप्त कर दिया जाता है। स्थायी समितियाँ ये होती है कि उनके सदस्य बदलते रहते हैं, लेकिन वो समितियाँ जो हैं हमेशा काम करती रहती हैं। तो इसमें रहता है कि संसदीय जो समितियाँ हैं ये क्या करते हैं कि जो संसद में विशेष महत्व के मुद्दे होते हैं या मतलब जिनमें विशेष वैज्ञानिकता या विशेष चर्चा की ज़रूरत होती है, उन समितियों को भेजे जाते हैं और उस पर बहस होती है और कई तरीके की समितियाँ होती हैं। तो इसमें हम संसदीय समितियों में बात कर रहे हैं कि स्थायी समितियाँ यानी कि इनको अंग्रेजी में स्टैंडिंग कमेटी भी बोला जाता है। जो तदर्थ समितियाँ हैं इनको एडहॉक कमिटीज़ बोला जाता है। स्थायी समितियों में देखते हैं जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा हैं तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, इन समितियों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति, इस तरीके से टोटल समितियाँ स्थायी समितियों में आती हैं। और हम देखते और भी कई समितियाँ, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हम उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर अस्थायी समितियाँ या तदर्थ समिति भी बोलते हैं इनको। तो इसमें जांच समितियाँ कई आती हैं, फिर सलाहकार समितियाँ आती हैं। इनको ज़रूरत के हिसाब से गठित किया जाता है, फिर समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम संसदीय समितियों में पहली समितियाँ जो देखते हैं वो स्थायी समितियाँ होती हैं। तो ये समितियाँ भी क्या है तो दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनती हैं और निरंतर आधार पर काम करने के लिए हमेशा बनी रहती हैं। जो वित्तीय स्थायी समितियाँ हैं, इस तरह की समितियाँ अनुमानों, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक खातों को लेकर बनने वाली कमेटी सरकार के खर्च पर निगाह रखती हैं, ठीक है। जो विभाग संबंधी से स्थायी समितियाँ होती हैं ये 1993 में बनाई गई थी ताकि हर मंत्रालय पर निगाह रखी जा सके। मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। अच्छा, जो स्थायी समितियाँ हैं इसमें एक कंडीशन है कि कोई भी मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं बनेगा। रीजन ये है कि मंत्री पहले से ही मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। इसमें कहा गया कि हम संसद में विशेष विचार विमर्श को बढ़ावा दें और सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करें, क्योंकि मंत्री के पास वैसे भी इतने दायित्व होते हैं और वो नहीं काम कर पाता। इसी वजह से तो इन समितियों का गठन किया गया। अब समिति में भी मंत्री आ जाएगा तो कहा गया काम को प्रभावित ना होने पाए, ये चीज़ है, ठीक है। अब स्थायी समितियाँ क्या है तो इनका जो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये जो प्रक्रिया है आप लोग तो समझ ही गए होंगे। हमने बताया था राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में और जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनके लिए भी कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो यही वाली प्रक्रिया है। एकल संक्रमणीय की मत पद्धति जो है उसके द्वारा ये सारे सदस्य चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है सदस्यों का 1 वर्ष होता है। इनके सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष हमने जब पढ़ाया था तो बताया था कि उसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक ये भी है। जो स्थायी समितियाँ हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है कौन करता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इनकी जो कोरम या गणपूर्ति होती है 1/3 होती है। अब जब हमने संसद पढ़ाया था तो संसद की जो कोरम पूर्ति है वो कितनी थी, 1/10 थी। मतलब लोकसभा के लिए हम देखें तो 55 के आसपास सदस्य थे और जो राज्यसभा थी उसके लिए 25 या 26 सदस्य चाहिए होते थे। लेकिन इसमें क्या है कि 1/3 है, मतलब 100 सदस्य अगर किसी समिति में हैं तो उसमें से 33 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। ये चीज़ कही गई यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से कहा गया कि इनकी जो कोरम पूर्ति है मतलब 1/3 सदस्य होंगे तभी इनकी समितियों की कार्यवाही शुरू होगी, नहीं तो ये समितियाँ तब तक कार्य नहीं करेंगी जब तक पूरे जो कोरम है वो पूरा ना हो जाए। इस तरीके से बात की गई है। फिर संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कार्यों का निर्वहन करती है। ये सही बात है क्योंकि संसद में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों में संसद के जो मतलब सदस्य होते हैं वो तो भाग लेते ही लेते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, उनको भी इनमें समितियों में बुलाया जाता है। मान लो किसी टेक्निकल जो चीज़ से जुड़ी हुई समिति बनाई गई तो उसमें उस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट होंगे उनको बाहर से बुलाया जाता है कि वो आकर के अपनी राय दें और जनता से भी राय ली जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये समितियाँ सदन द्वारा नियुक्त या नाम निर्देशित की जाती हैं। तो इनका जो ये समितियाँ जो गठित होती हैं वो सदन के सदस्यों से ही गठित की जाती हैं। ये चीज़ है, ये अध्यक्ष सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं। तो अध्यक्ष जो कुछ समितियों के जो होते हैं, यानी कि ऐसे मान लो लोकसभा का अध्यक्ष हो गया और राज्यसभा का सभापति हो गया तो इनके निर्देशन में ये काम करती हैं, इस तरीके कहा गया। तथा अपना प्रतिवेदन किसको, सभापति अध्यक्ष को देती हैं। तो अपना प्रतिवेदन भी किसको, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को देती हैं। तो ये तो थी आपकी स्थायी समितियाँ। अब जो दूसरी तरीके की समितियाँ हैं वो तदर्थ समितियाँ या एडहॉक कमिटीज इनको कहते हैं। तो एडहॉक कमिटी क्या है, इन यानी कि तदर्थ समितियों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इनका जो गठन है ज़रूरत के अनुसार किया जाता है। ज़रूरत के अनुसार मतलब जैसे एक तरीके से मान लो टेंट है, टेंट जब तक काम हुआ लगाए, उसके बाद काम खत्म हो गया टेंट वापस कर दिए। और जो स्थायी समितियाँ हैं क्या है, घर एक तरीके से मान लो वो हैं तो लगातार काम इनका जारी रहेगा, बस एक इनके जो सदस्य अध्यक्ष है वो बदलते रहते हैं।
हम आगे स्थायी समितियों के प्रकार भी देखेंगे, जैसे लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इस तरीके की समितियाँ। अब देखो आ भी गई आपकी। तो जो पहली समिति कौन सी है, वो लोक लेखा समिति। सबसे इम्पोर्टेंट समितियों में से ये लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समिति जो है, 3 से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। इनके गठन, इनमें सदस्यों की, इन कार्य क्या है और किस तरीके से इनका गठन होता है, कौन कौन सी इनकी जो सारी चीज़ें हैं उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कहा गया कुल कितने 22 सदस्य होते हैं। जो लोक लेखा समिति है, इसको पब्लिक अंडर अकाउंट कमेटी भी कहा जाता है। पीएससी सीधे सीधे कई बार पूछा गया पीएससी क्या है, तो पीएससी जो है वो कौन सी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। उसमें से कहा गया है कि जो 15 सदस्य हैं वो कहाँ से, लोकसभा से आते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। तो टोटल किस तरीके से, इसमें लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं, मतलब लोकसभा से हम देखते हैं 15 सदस्य, उसके बाद में राज्यसभा से कितने, तो 7 सदस्य आते हैं, ठीक है। इसमें लोकसभा से ज़्यादा सदस्य इसलिए आते हैं क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या हम देखते हैं राज्यसभा से ज़्यादा है, तो उसी अनुपात में सदस्य लिए जाते हैं, इसलिए कहा गया। फिर राज्यसभा के सदस्यों को सहयोगी सदस्य यानी कि एसोसिएट जो मेंबर होते हैं वो सहयोगी, मेन काम लोकसभा के अध्यक्ष का सदस्यों का होता है, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो एसोसिएट मेंबर होते हैं। एसोसिएट मतलब वो सहायक के रूप में होते हैं, उनको जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको सहायता देने के लिए, इसलिए कहा गया है। इन जो इसका अध्यक्ष होता है वो कौन सा, विपक्ष से होता है। जैसे अधीर रंजन है लोक लेखा समिति के समय अध्यक्ष हैं, तो विपक्ष जो होता है उससे एक व्यक्ति को, यानी कि जो सांसद है उसको इस समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन से होता है, विपक्ष से होता है, और जिसकी नियुक्ति कौन, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो विपक्ष के किसी सदस्य, संसद सदस्य को लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। ये संसदीय परंपरा है, मतलब इसमें संसद में प्रावधान, संविधान में प्रावधान नहीं किया गया इसका, ये संसदीय परंपरा के हिसाब से मान लिया गया कि जो भी विपक्ष का नेता होगा, नेता तो कोई विपक्ष का व्यक्ति है, जिसको विपक्ष चाहे उसको लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर देगा, ये चीज़ कही गई। यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, सबसे पुरानी वित्तीय समिति, क्योंकि ये वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देती है, तो वित्तीय समिति इस तरीके से हो गई, ठीक है। 1967 से कार्य कर रही है, तो ये समिति जो है 1967 से कार्य कर रही है, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष बाद फिर से पुनर्निर्वाचित होती है, फिर इसके सदस्य चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं। और ये समिति जो है, जो कैग है उसकी रिपोर्ट हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये समिति क्या करती है, तो कैग की ऑडिटिव रिपोर्ट सालाना जो आती है उस पर रिपोर्ट करती है। उसके बाद में कहा गया है कि टेक्निकल एंट्री जो मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं उन पर इनपुट देती है समिति। उसके बाद जो वित्तीय जो कैग की रिपोर्ट है उस पर जांच करती है कहाँ कहाँ, उसका जो वित्तीय अनुशासन है उसको सुनिश्चित करने का काम ये करती है, ठीक है। फिर आगे हम देख रहे हैं जो लोक लेखा समिति के कार्य आगे दिए गए हैं, तो इसमें कह रहा है कि जो पहला कार्य है, कैग जो अपनी रिपोर्ट है राष्ट्रपति को देता है। तो कैग जब रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति सदन में रिपोर्ट को रखवाता है, उसके बाद यह जो कार्य प्रारंभ करती है। तो लोक लेखा समिति जो है अपना कार्य जब कैग रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाता है, संसद में उस रिपोर्ट पर जब चर्चा होती है तो ये समिति जो लोक लेखा समिति है उस पर काम करती है। फिर इसको कैग का मार्गदर्शक भी कहा जाता है, इस वजह से क्योंकि कैग जब रिपोर्ट देता है तो उस पर एक्चुअल कार्रवाई ये करती है, और बाद में तो संसद का डिसीजन फाइनल होता है, लेकिन उस पर कैग के मार्गदर्शन के रूप में काम करती है। कौन कौन सी चीज़ें तुमने की है, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें और करनी चाहिए थे। यह वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच करती है। हमने बताया कि अगर कैग रिपोर्ट दे रहा है तो उसके आधार पर जांच करती है। दूसरी चीज़ है किसके पास अन्य प्रकरण आते रहते हैं जिसमें वित्तीय अनियमितता को देखती है ये। फिर संसद द्वारा दिया गया धन उसी योजना के लिए खर्च किया गया है जिसके लिए यह धन दिया गया था, इसकी भी जाँच करती है। हमने बताया था जब पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, तो कई बजट हो गया, कई अनुदान मांगे हैं, कई प्रस्ताव आते हैं, उनके माध्यम से क्या संसद धन देती है सरकार को। सरकार उस धन का उपयोग उसी योजना के लिए, उसी कार्य के लिए और उसी मात्रा में खर्च कर रही है या नहीं, इसकी जांच कौन करती है, तो लोक लेखा जो समिति है वो करती है। इसकी जांच से भविष्य के लिए न केवल चेतावनी मिलती है अपितु सही मार्गदर्शन भी मिलता है। तो ये क्या करती है, कैग की रिपोर्ट पर एक तो जांच करती है, ऊपर से अन्य जांचें जो करती है, तो इसकी जो जांचें होती हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है कि आने वाले टाइम में हमें मितव्ययता कहाँ कहाँ बरतनी है, अधिक खर्चे होने कहाँ से रोकने हैं, और भ्रष्टाचार न होने पाए, उन चीज़ों को देखने का काम लोक लेखा समिति करती है। तो इस तरीके से लोक लेखा समिति के जो कार्य हम देखते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और जो इसका अध्यक्ष होता है विपक्ष का कोई व्यक्ति होता है यानी कि सांसद होता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है ये, और 1 साल का इसका कार्यकाल रहता है, और सदस्यों का कार्यकाल 1 साल रहता है। तो ये मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट समिति है वो है प्राक्कलन समिति।
तो प्राक्कलन समिति जो है इसको एस्टीमेट कमेटी भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी समिति है। इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ये चीज़ याद रखिए लोग। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन सी ऐसी समिति है जिसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, तो प्राक्कलन समिति हो गई। इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है और सभी सदस्य लोकसभा से हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है, जैसा कि लोक लेखा समिति का किया जाता था, या राज्यसभा के सदस्यों का, या राष्ट्रपति का, या उपराष्ट्रपति का। ठीक है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष, इसमें यह कहा गया कि अदर ऐसी कंडीशन हो कि लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है इसका सदस्य बन जाए, तो क्या होगा? इसका जो अध्यक्ष बना दिया जाता है सीधे वही। मतलब यह है कि अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका सदस्य बनता है तो उसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और यह क्या है? तो सामान्य परंपरा, मतलब संसदीय परंपरा का एक है कि अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका सदस्य है तो वो इसका अध्यक्ष बन जाएंगे। इसमें क्या कहा गया? सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। 1921 में इसका गठन हुआ था। 1950 से जो जान मथाई है सिफारिशों पर आधारित इसको लागू किया गया था। चुनाव इस एकल द्वारा बता ही दिए। इसका कार्यकाल 1 साल का रहता है। अध्यक्ष उस सदस्यों के बीच से नियुक्त किया जाता है। तो जो सदस्य चुने जाते हैं उसी में से अध्यक्ष बनाया जाता है। और खास करके अध्यक्ष कौन बन जाता है? अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका सदस्य बन रहा है तो वही अध्यक्ष बन जाता है। फिर इसके कार्य क्या हैं? तो सरकार के कामकाज में किस तरह वित्तीय सुधार लाया जा सके इसकी जांच करता है। तो सरकार के कामकाज में वित्तीय सुधार लाने के लिए जांच करती है और इसके बारे में क्या देती है? सुझाव देती है। ठीक है। प्रशासन में दक्षता, यानी कि प्रशासन को कैसे दक्ष बनाया जाए, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। मितव्ययता लाने के लिए, मतलब जो पैसा है उसको कैसे खर्च किया जाए, जो व्यवहारिक रूप में पैसा खर्च हो, न ज़्यादा भ्रष्टाचार फैले और ना ही पैसा उलूल-जुलूल खर्च हो। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि वैकल्पिक नीति का सुझाव देती है। ठीक है। मतलब मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक, मतलब उपाय भी बताती है कि कौन से आप अपनाइए उपाय, जिससे जो धन है उसका अपव्यय न होने पाए। वार्षिक अनुमान संसद के समक्ष किस रूप में प्रस्तुत किया जाए इसके बारे में सुझाव देती है। वार्षिक अनुमान मतलब जो हम देखते हैं बजट है, बजट से पूर्व वार्षिक अवलोकन जारी होता है, तो उसका जो अनुमान है वो भी बताती है कि कैसे रखे जाएँ। मतलब वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करने में ये दूसरी महत्वपूर्ण समिति है। ठीक है। लोक लेखा समिति ज़्यादातर लेखों की जांच करती है। कै की रिपोर्ट हो गई और निलेखे हैं, ये क्या करती है? एस्टीमेट कराती है कि कौन कौन से मामले में सरकार को कहाँ कहाँ मितव्ययता रखनी है। मतलब ये पहले काम करती है और जो लेख लेखा समिति है अगर देखा जाए तो बाद में काम करती है। इस तरीके कहा गया। प्राक्कलन सीमाओं में रहकर ही धन निकाला जाए, मतलब ये भी कहती है कि जो एस्टिमेटेड जो सिस्टम है उसके आधार पर ही धन निकाला जाए। ऐसा धन न निकाला जाए जिसका हम आकलन करने में बहुत दिक्कत हो। अर्थात संसार जो सरकार है यानी कि शासन पर वित्तीय नियंत्रण बना रहे, तो वित्तीय नियंत्रण को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। इसे स्थायी व्ययता जो है समिति के नाम से जाना जाता है। जो स्थायी मितव्ययता है, मतलब मितव्ययता को बढ़ावा देने के लिए ये स्थायी रूप से काम करने वाली समिति है, इसको स्थायी मितव्ययता भी कहा जाता है। मित यहाँ पर छूट गया। ठीक है। तो फिर नोट क्या है? तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किन समितियों को जुड़वा बहन कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और जो एस्टीमेट कमेटी, इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि इन दोनों समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है कि एक वित्त के पहले यानी कि धन खर्च होने से पहले बताती है कि कहाँ कहाँ धन आपको खर्च करना है, दूसरी धन खर्च किए हो उस पर बताती है कि आपको धन में कहाँ मितव्ययता रखनी थी, कहाँ क्या करना था। ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो इस वजह से इनके जो कार्य हैं एक दूसरे के पूरक के रूप में आते हैं। ठीक है। अगला जो समिति हमारी है लोक यानी कि सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसको पब्लिक अंडरटेकिंग समिति कमेटी बोलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 22 दी गई है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो हमने बताया था लोक लेखा समिति में 15, प्राक्कलन समिति में 30 और इसमें भी कितने हैं? तो 22 सदस्य हैं। लोक लेखा में भी 22 थे, इसमें भी 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन जो है वो कब? अनुपातिक वाला सभी, तो तीनों समितियों का जो निर्वाचन है सदस्यों का, अध्यक्ष का, वो कैसे? अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। ठीक है। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जितने भी अध्यक्ष हैं इन समितियों में, कौन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये चीज़ हम देख रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के जो महत्वपूर्ण काम है उसमें ये भी है। तो मेंस में क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका में हम देखते हैं उसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, तीनों समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करना, सदस्यों की नियुक्ति करना, जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो भी उसके अंडर काम करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं जहाँ से पॉइंट इसी तरीके से मिलते हैं। ठीक। अब इसके हम काम को देखेंगे कि जो लोक उपक्रम समिति है इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें कह रहा है कि सरकारी उपक्रम, यानी कि जो सरकारी उपक्रम हैं उनके प्रतिवेदनों की, सरकारी उपक्रमों के जो प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। तो जितने सरकारी उपक्रम मतलब जो सरकार द्वारा स्थापित जो कारखाने हो गए, इंडस्ट्री हो गई,
उनके जो प्रतिवेदन मतलब उनके व्यय से संबंधित जो प्रतिवेदन आते हैं और उनके लेखा यानी कि अकाउंटिंग का जो काम है वो करती है, ठीक है। उनकी जांच करती है, लेखाओं की जांच करती है। जैसे जीवन बीमा निगम, ये एक सरकारी संस्थान थी, अभी तो खैर ये प्राइवेट होती जा रही, लेकिन पहले सरकारी थी, ठीक है। भारतीय खाद्य विभाग एफसीआई हम देखते हैं, फिर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो ये जो सारे संस्थान हैं ये कौन सरकारी संस्थान थे। सरकारी संस्थान वो होते हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी जो है वो 51% होती है, बाकी 49% किसी के पास भी हो, लेकिन अगर 51% हिस्सेदारी सरकार के पास है तो सरकारी संस्थान कहा जाएगा। इस तरीके के जो संस्थान होते हैं तो उनके लेखाओं की जांच करना और उनके प्रतिवेदनों पर जो रिपोर्ट देना, ये किसका काम है, तो लोक उपक्रम समिति का काम है, ठीक है। फिर कह रही है कि सरकारी उपक्रमों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो प्रतिलेखे हैं उनकी भी जांच करती है। तो ये कह रहे हैं कि जो कैग अपनी रिपोर्ट, एक तो सरकार जो व्यय करती है धन का उन पर रिपोर्ट देती है, राज्य सरकारें जो व्यय करती है उनका राज्यपाल को देती है। उसके जो जितने भी सरकारी उपक्रम होते हैं उनकी भी अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग का जो सारा लेखा जोखा है वो देती है जाकर के कौन, कैग देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इसको संसद में रोकाता है। संसद के जो जितने भी लोक उपक्रम वाले जो रिलेटेड मामले हैं उनको कौन देखती है, तो लोक उपक्रम जो समिति है फिर उन पर जांच करती है। ये चीज़ कही गई। यह सुनिश्चित करना कि सरकारी उपक्रम व्यवहारिक सिद्धांत और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक आदर्श पर चल रहे हैं या नहीं। मतलब ये कि जो सरकारी संस्थान स्थापित किए गए वो क्या है, तो सरकारी व्यवहारिक सिद्धांत, ऐसा तो नहीं मतलब आदर्श में जी रहे हैं आइडियल कंडीशन में। भाई देखो, अगर सरकार कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, सरकार भी एक तरीके से बिजनेस करती थी पहले, तो उसमें बिजनेस में कहा गया जब तक आप व्यवहारिक रूप होकर के काम नहीं करेंगे तब तक आपका काम सफल कैसे होगा। जो डिमांड है जनता की, उस डिमांड को हिसाब में ध्यान में रख करके काम करिए। जो ज़रूरतें हैं फिर हमारी कैसी सप्लाई कैसे मितव्यता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, विवेकपूर्ण मतलब हो गया कि सही तरीके से काम करना। इन चीज़ों को देख करके बताती है कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर ऐसे विषय की जांच करना जो अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे जाए, तो जिसको जो अध्यक्ष है वो भी समिति को अन्य काम सौंप सकता है। ये कहा गया है कि उन लेखाओं की भी जांच करती है समिति, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि अन्य स्थायी समितियां भी हैं, कौन कौन सी, हम शुरुआत में भी देखे थे, जैसे कि विभागीय स्थायी समितियां, ठीक है। फिर जांच समिति, कई जांच समितियां भी हैं। प्रशिक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति है। प्रशिक्षण नियंत्रण से जो संसद नए बन के जाते हैं उनको प्रशिक्षण देना, फिर संसद में नियंत्रण रखने के लिए, उसके लिए भी। फिर सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित, सदन के दैनिक कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं। हम देखते हैं कि हमको लोकसभा की या राज्यसभा की सिर्फ कार्यवाही दिखती है, लेकिन उसके पीछे का जो स्टाफ है वो बहुत बड़ा है। ये 545 या 252 सदस्य हैं, उनसे बहुत बड़ा जो स्टाफ है वो उनको सहायता देने के लिए काम करता है, तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है, ठीक है। फिर सदन समिति अथवा सेवा समिति, सदन में जो हम काम देखते होते हैं उसके लिए भी समिति बनाई जाती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु जो समिति बनाई जाती है, मतलब इन जो वर्ग हैं इनके कल्याण के लिए समिति बनाई जाती है। फिर कह रहे हैं संयुक्त समिति, इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बोलते हैं। मतलब दोनों सदनों की जो संयुक्त एक समिति बना दी जाती है जिससे कि दोनों सदनों के बीच अच्छा सामंजस्य बना रहे। इसलिए इसमें कुल सदस्यों की संख्या, तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है इसमें 45 होती है इनके सदस्यों की संख्या, जिसमें 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से हैं। अब कभी आएगा सबसे बड़ी समिति, आप प्राक्कलन समिति ही लगाएंगे कि ये समिति मतलब स्थायी समितियों के कंडीशन में नहीं आती है, ठीक है। ये अलग से समिति है, ठीक। इसमें 15 राज्यसभा से होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। यह समिति दोनों सदनों में उठने वाले विवादों को सुलझाने का प्रयास करती है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का काम ही यही है कि अगर दोनों सदनों के बीच में गतिरोध है तो उसको सुलझाने के लिए एक प्रयास करेगी कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखो जितना अच्छा समन्वय होगा, कहीं भी देखें हम, परिवार हो या सदन हो या देश हो या राज्य हो, कहीं भी हो, चाहे दो समुदाय हो, तो समन्वय अगर अच्छा होगा तो काम अच्छे से चलेगा। उसी चीज़ को कहा गया कि जो सदन है उसकी एफिशिएंसी यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और समय का सदुपयोग करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों सदनों के बीच समन्वय बना रहे। इसलिए कहा गया कि ये जेपीसी काम करती है इस पर, ठीक है। आगे कहा गया नियम समिति। नियम समिति मतलब होता है कि लोकसभा में कौन कौन से नियम फॉलो किए जाएंगे, राज्यसभा में कौन कौन से नियम फॉलो किए जाएंगे, उनको ध्यान में रखने के लिए समितियाँ बनाई जाती हैं। तो लोकसभा की जो नियम समिति होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं। एक होता है आपका अध्यक्ष, 14 सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से 15 सदस्य होते हैं इसमें। जो राज्यसभा की नियम समिति होती है उसमें एक अध्यक्ष होता है और 15 सदस्य होते हैं, और टोटल कितने होते हैं इसमें, 16 सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा वाली जो नियम समिति है बड़ी है, लोकसभा वाली एक सदस्य कम है। कार्य क्या है, तो यह समिति सदन में प्रक्रिया व कार्य संचालन के मामले पर विचार करती है, ठीक है। तो सदन में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कार्य संचालन के लिए जो प्रयास किए जाएंगे, उन पर ये क्या करती है कि उन मामलों पर विचार करती है, ठीक है। फिर कहीं तथा आवश्यक संशोधन की सिफारिश करती है, मतलब उन मामलों से रिलेटेड जो भी संशोधन को जरूरी लगते हैं उन पर ये सिफारिश करती है। अब अनुच्छेद 120 कहता है, हम संसद पढ़ रहे हैं तो संसद के
विषय में कुछ प्रावधान जो किए गए थे, क्योंकि अगला हमारा जब लेक्चर शुरू होगा तो धीरे धीरे वो उस पर या तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसको लेकर के आएंगे, या जो इसमें संसद में छूटा होगा उस चीज़ को लेके आएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 120 कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। हमने जब संविधान पढ़ा था, संविधान सभा जो थी उसमें भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति उसको हिंदी या अंग्रेजी में बात करेगा, नहीं तो जो सदन के अध्यक्ष थे उन्होंने परमिशन दी थी कि वो अपनी मातृभाषा में भी बात कर सके। तो उस चीज़ को कहा गया है कि अनुच्छेद 120 में इसका प्रावधान कर दिया गया कि संसद में कोई भी सदस्य, कोई भी सांसद मतलब है इसमें व्यक्ति चाहे तो हिंदी या अंग्रेजी में बात करे। अगर उसको हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती है तो उस स्थिति में क्या है, उसकी जो मातृभाषा है उसमें बात करेगा। और इसके लिए अनुमति कौन, तो अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकेगा। तो खासकर मामलों में हिंदी अंग्रेजी आती रहती है। जिसको नहीं आती है उस कंडीशन में जो सभापति या अध्यक्ष हैं उसको प्रोवाइड कराते हैं कि वो अपनी मातृभाषा में बात करें। और अगर उसकी मातृभाषा ऐसी है जो सभी सदस्यों को नहीं आती तो वहाँ पर एक डिकोडर रहता है, मतलब उनकी जो मातृभाषा है उसको समझ करके हिंदी अंग्रेजी में फिर वो बताता है बाकी लोगों को। इस तरीके से प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 122 जो है वो प्रावधान क्या करता है, तो कहा गया न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जाएगी। इसमें अनुच्छेद हमने जो 50 पढ़ा था तो उसमें कहा था कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया। अब विधायी मामलों में कहा गया न्यायपालिका जो है हस्तक्षेप, मतलब गलत हस्तक्षेप ना करे उस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि संसद की जो प्रक्रिया है उसमें कहा गया कि वो सुचारू तभी चल पाएगी जब वो अन्य वातावरणों से मुक्त रहे। तो उसमें कहा गया अगर न्यायालय हर मामले में इंटरफेयर करेगी तो संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि जो 122 के तहत न्यायालय जो है संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये प्रावधान कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है जो संसद करती है जो न्यायिक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप करता हो या आधारभूत संरचना को भी खंडित करता हो, तब तो न्यायालय हस्तक्षेप करता है। लेकिन अगर संसद की कार्यवाही जो है वो कैसे संचालित की जाएगी, वो संसद खुद डिसाइड करेगी कि हमको अपनी कार्रवाई कैसे संचालित करनी है। तो इस तरीके से हमने जो संसद में समितियां हैं, स्थायी समितियां और एडहॉक समितियां, उनके बारे में बात की। उसमें से जो महत्वपूर्ण समितियां थी उनके विषय में हमने चर्चा की। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।